नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM गुजरात। गुजरात लॉबी परेशान है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति दिल्ली को हिला सकती है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उससे गुजरात लॉबी के पसीने छूटे हुए हैं। शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के संग जो हुई जंग चल रही है उसमें चारों शंकराचार्य एक मंच पर आ सकते हैं और फिर क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली की लड़ाई किस मोर्चे पर आज जा टिकी है, दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने इस विषय पर बातचीत की है। आपको लेके चलता हूं उनके पास। 4PM गुजरात को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है आपका केपी मलिक साहब, अभिनंदन आपका। धन्यवाद संजय जी। एक हम लोग खेलते थे जब बचपन में, तो एक कहावत कहते थे कुछ लोग कि अगर खिलाओगे नहीं तो खेल बिगाड़ देंगे। हमारे यहाँ उसको दूसरा कहते हैं कि खिलाओगे नहीं तो रायता बिखेर देंगे। तो मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोच लिया है कि अगर तुम मेरे खिलाफ साजिश करोगे, मुझे हटाने की बात करोगे, ऐसा प्लान करोगे, तो मैं ऐसा रायता बिखेर दूंगा जो समटे नहीं समटेगा। योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का बड़ा ब्रांड बनाया गया, महिमा वंदन किया गया और वाकई में योगी आदित्यनाथ ने फिर प्रूव भी किया, वो हिंदुत्व के बड़े ब्रांड भी बन गए। लेकिन उन्होंने इस बार मोर्चा गलत ले लिया, इस बार सीधे सीधे शंकराचार्य से भिड़ गए और अफसर जो ना करा दे। मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर इस सरकार की लुटिया किसी ने डुबोई है तो वो अफसरों ने डुबोई है। अफसरों ने कह दिया साहब ये तो शंकराचार्य नहीं है, इनसे प्रमाण पत्र पूछ लो, प्रमाण ले लो, और साहब नोटिस जारी कर दिया गया। अब मुक्तेश्वरानंद जी भी कम नहीं है, उन्होंने वो गोरखनाथ पीठ का एक वीडियो डाल दिया कि मैं तो आपके मठ में गया था तो आपने खुद ही मुझे शंकराचार्य कहा था, किसी और प्रमाण की जरूरत क्या है। इसके बाद विवाद बढ़ गया और तमाम चारों शंकराचार्य अब मार्च में दिल्ली में इकट्ठे होंगे। मेरे ख्याल से ये 89 जहां तक मुझे याद आ रहा है, उसके बाद पहली बार होगा कि चारों शंकराचार्य एक साथ होंगे। संत समाज ने भी इसमें बड़ा अपने ऊपर आत्मसम्मान का मन बना लिया है, क्योंकि जिस तरह की छोटे छोटे जो मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, बालमुनि कहते हैं, क्या कहते हैं, उनकी चोटी पकड़ के खींची गई, उन्हें मारा गया। कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं थी कि अगर पालकी को वहां पे शांतिपूर्वक ले जाया जाता होता या नहीं भी ले जाया जाता तो शांति से बहुत सारे मार्ग खुल सकते थे, कह दिया जाता, रिक्वेस्ट कर दी जाती, भीड़ है। लेकिन बीती रात करीब 1 दर्जन लोगों ने फिर उनके आश्रम पर हमला किया और फिर बयान आया कि हम योगी समर्थक हैं और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस तरह की बातें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पार्टी के नए नए अध्यक्ष, इनको बीच में पढ़ लेना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी कह देते कि मुक्तेश्वरानंद जी जो आपको पीड़ा हुई उसका मुझे खेद है, योगी जी ने कह देते मामला निपटाओ, कोई ऐसा युद्ध तो है नहीं कि चीन की दीवार है जो बीच में कुछ टूट नहीं सकती या कोई हमारा बॉर्डर खिंचा हुआ है। लेकिन कोई भी दोनों पक्ष झुकने को तैयार नहीं है और मैं देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता इस मामले पर कन्नी गांठ रहे हैं। क्या लग रहा है ये विवाद क्या इतना बड़ा बन जाएगा कि देश की राजनीति को प्रभावित करेगा? देश के साधु संतों ने अगर बगावत कर दी तो क्या होगा? संघ की क्या भूमिका है, क्या फीडबैक है आपके पास? देखिए संजय जी, मैं इस जो ये सारा मामला उत्तर प्रदेश का चल रहा है, इसको दिल्ली के किसान आंदोलन से जोड़ के देखता हूं कुछ कुछ। क्योंकि किसान आंदोलन को सरकार ने शुरू में बड़े हल्के में लिया और जब वो सरकार के गले की हड्डी बन गया तो सरकार ने अपने कुछ तथाकथित किसान नेताओं को उसमें घुसाया और ये रणनीति बनी कि भाई धीरे से उसको हम हटा लेंगे। लेकिन बाद में जिन लोगों को बनाया था वही भस्मासुर बन गए। अब वो हम कैसे हटें? बाद में आपको याद होगा कि दिल्ली के बॉर्डर पे 2 जगह पर मारपीट भी हुई और ये आरोप लगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के लोग और कुछ गुंडों ने किसानों के ऊपर हमले किए। गाजीपुर में भी हुआ और दूसरा जो बॉर्डर है हरियाणा और दिल्ली का, वहां पे भी इस तरह की घटनाएं हुई। और हालांकि मामला इतना तूल पकड़ गया कि बाद में सरकार को 2 कदम पीछे लेना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। मोदी जी माफी मांगी थी, आपको याद होगा। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये जो छोटा सा मामला था मुक्तेश्वरानंद जी का, तो शंकराचार्य के साथ जो टकराहट चल रही है, ये टकराहट गलती से फंस गई है। टकराहट है दिल्ली लखनऊ की। दिल्ली लखनऊ की भिड़ंत के बीच में कहीं ना कहीं बहाना या मोहरा बन गए हैं शंकराचार्य जी।
तो अब ये लड़ाई धीरे धीरे बड़ी बन गई है। अब योगी जी ने भी हट पकड़ ली है कि वो माफी मांगेंगे नहीं, और शंकराचार्य तो है ही, उनके पास तो कुछ खोने को है नहीं। ना कोई उनको ऐसा है कि उनकी खेती खराब हो जाएगी गांव में किसानों की तरह, उनको तो कहीं जाना नहीं। उनको तो अपना जो है आश्रम चलाना है, तो वहीं चल ही रहा है उनका तो बढ़िया शिविर लगा हुआ है। और जो काम उनको जो है अपने शिष्यों को, चेलों को जो है शिक्षा दीक्षा देनी हो, तो वहीं पे जो है चौकी पे बैठ कर दे रहे हैं, तो उनका तो काम चल रहा है। तो इसमें सरकार घिर गई है। दूसरी बात संजय जी ये है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 40 सालों से हिंदुत्व साधु संतों के कंधों पे बैठ के राजनीति कर रही थी, क्या आज वही उनके खिलाफ हो गई है? आप ये देखिए कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, संघ का कोई भी नेता इस पे कोई बोलने को, मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ये जताता है कि क्या योगी को कहीं ना कहीं उनका मूक समर्थन है क्या? और क्या योगी और भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती है क्या कि सनातन जिसको चाहेंगे ये सनातनी है, वो हम बताएंगे कौन सनातनी है, कौन शंकराचार्य है, कौन नहीं है। अब शंकराचार्य जो है वो कौन से सलुआ बाबा, गलुआ बाबा जो है वहां पे प्रयागराज में, वो तो है, उनके तो करोड़ों की गाड़ियां भी हैं, वो तो बताते हैं कि हाथी लेके पहुंच गए वहां, तो उनसे तो किसी ने सर्टिफिकेट मांगा नहीं। अब इन शंकराचार्य जी से शंकराचार्य का सर्टिफिकेट मांग लिया है। तो किसको मान्यता देनी है, किसको मान्यता नहीं देनी है, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में और जो ताबूत है, ताबूत में कील ठोकने का काम यही शंकराचार्य और यही सनातनी करेंगे क्या? क्योंकि इसमें भी सनातन धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे साधु संत हो, चाहे मठाधीश हो, चाहे ज्योतिषाचार्य हो, तमाम लोगों में दो खेमे बन गए, दो खेमे में लोग बट गए हैं, आधे इधर आधे उधर। अब मजबूत खेमा कौन सा है, तथ्यात्मक खेमा कौन सा है, ये भी आपको देखना होगा। अगर आप दिल्ली घेरने की बात करते हैं, तो उस टाइम हम तो छोटे थे, पढ़ते थे, लेकिन हमने सुना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट था। और उस टाइम पे जो सरकार थी, उस टाइम पे कुछ गोरक्षा की और उसकी बातचीत हुई थी, उसको रोकने की बातचीत भी हुई थी, और उसमें कुछ साधु संत मरे भी थे, गोलियां चली थी। तो क्या इस तरह का माहौल आप दिल्ली में संतों को बुला के देश में इस प्रकार का माहौल आप बनाना चाहते हो? उससे आप क्या हासिल करना चाहते हो, ये भी सोचने की बात है। अगर संघ और भारतीय जनता पार्टी आज जो है चुप बैठी हुई है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है। दूसरा अंत में संजय जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है, ये लड़ाई अमित शाह की और योगी की है, और इसमें बीच में खामखा पिस रहे हैं शंकराचार्य जी। तो मुझे लग रहा है कि योगी जी को, शंकराचार्य को बाअदब और बाइज्जत के साथ उनको निकाल देना चाहिए। उनको कहना चाहिए, गुरुजी आप जाइए, हमें माफ कीजिए, हमारे लोगों ने आपको तंग किया, हमारी लड़ाई तो कहीं और है, आप क्यों बीच में अटक गए हैं? तो आप उनको हटाइए, उनको रास्ता क्लियर करवाइए और सीधी लड़ाई लड़िए। क्योंकि सेंट्रल वाले आपसे सीधी लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं, उनको बीच में कुछ बहाना मोहरा चाहिए, तो उनको एक बहुत बढ़िया सवनी मौका मिल गया है। और ये जाहिर बात है कि जिस प्रकार से आपने कृत्य उनके साथ किया है 2024 में, वो फूके जले भुने बैठे हैं और वो बदला लेने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं केबी मलिक साहब, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। चलो आपने रोक दिया, नहीं जाने दिया, एक दिन अविधता हो गई, उसके बाद तो मामला ठीक रखते हैं। अगर चंद गुंडे आके उनके आश्रम पे भगवा लहरा रहे हैं और बदसलूकी कर रहे हैं शंकराचार्य के आश्रम पे, तो ये मैसेज एक और खराब जाता है ना कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की कैसी थी, कानून व्यवस्था कहाँ है। अगर उनके आश्रम पे इस तरह बदसलूकी होगी, बदतमीजी की जाएगी, तो ये तो बड़ा खतरनाक बात है, खतरनाक संदेश है। फिर इसका मतलब क्या है? फिर तो मतलब कुछ भी कहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी में तमाम नेता, तमाम मंत्री जो होते हैं, उनके जो चेले चमचे और जो नीचे के लोग होते हैं, उनको खुश करने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि देखिए हमने काम कर दिया है, ऐसे कई लोग ये छोटे छोटे इस प्रकार के काम करते रहते हैं। बाबा को खुश करने के लिए उनके चेले चपाटे जो छोटे वाले हैं वो आ गए हैं। मुझे नहीं लगता कि योगी जी इस स्तर पे चले जाएंगे, गुंडे भेजेंगे। हाँ, वो प्रशासन को निर्देश उन्होंने दिया होगा इस तरह का करने का, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन वो चंद गुंडों को भेजे और हो हल्ला करें, इस तरह की चीजें करें, मुझे नहीं लगता। क्यों?
उनको नहीं आगे राजनीति करनी है क्या? वो तो संत समाज से आते हैं। हालांकि मैं तो पहले भी कह चुका कई प्रोग्राम में कि अगर वो आके कहते, और आके भी नहीं कहते, मीडिया में ही वो अगर अपना बाइट दे देते और वो ये कहते ये तो साधु संतों की ही सरकार है, ये तो शंकराचार्य की सरकार है, ये तो सनातन की सरकार है, इसमें ऐसा कैसा हो सकता है? हम अधिकारियों को दंडित करेंगे और अधिकारी तत्काल माफी मांगने शंकराचार्य जी से जाएंगे और उनको रास्ता खोलेंगे, तो 1 मिनट में मामला निपट सकता था। क्योंकि शंकराचार्य ने भी धीरे धीरे चीजों को बढ़ाया है। जब उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हुआ है और जब उनको नोटिस पर नोटिस आने शुरू हुए, जब उनको प्रताड़ित करना शुरू किया है, इसमें बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर शंकराचार्य जी की तरफ से कोई बात आई हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और ये जो घटनाएं इस प्रकार हो रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे निचले दर्जे के उनके कार्यकर्ता हैं, उनके लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनके जो संगठन है दूसरे, वो खुश करने के लिए और अपना चेहरा चमकाने के लिए इस तरह की कोई हरकत कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैं संजय जी आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हम जिस प्रकार से या जिस तरीके से या जिस एंगल से इस घटना को देख रहे हैं, ये घटना है ही नहीं। ये घटना बहुत बड़ी घटना है और इस घटना में जो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा आज भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो योगी जी हैं, जो पिछले 10 साल में बन चुके हैं। अब वो खतरा दिल्ली के लिए पैदा हो गए, तो दिल्ली उस खतरे को हटाना चाहती है और वो खतरा बड़ा खतरा है। मोदी के बाद योगी, नंबर 2 की लड़ाई, और मोदी जी के हटने के बाद कौन उत्तराधिकारी होगा, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे कहीं ना कहीं दिल्ली घबराई हुई है और दिल्ली योगी जी का इलाज करना चाहती है। वो किस लेवल पे इलाज करेगी, कितना बड़ा इलाज करेगी, और संघ कहां तक योगी जी का साथ दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, बाकी लोग क्या करेंगे, ये सारी चीजें, ये सारे पत्ते खुलने बाकी है। क्योंकि खबरें ये भी दे रहे हैं हमारे सूत्र दिल्ली के कि अमित शाह जी जो एकाएक वहां पहुंचे थे, योगी जी भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। योगी जी ने जो है प्रदेश अध्यक्ष को कहा कि आप जो है वहाँ उस पर कार्यक्रम पे रहिए, जब वहां शाह साहब आएंगे उनका स्वागत कीजिएगा। एयरपोर्ट पर खुद पहुंच गए अपने बाकी लोगों को लेके, और बाद में जब निर्देश आया कि नहीं वो एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे, तो उनको बिल्कुल अंत में खड़ा किया। उनसे पहले तो अधिकारियों ने ही स्वागत कर लिया। दूसरी घटना ये हुई कि बाद में पता चला कि दोनों डिप्टी सीएम को बोल दिया गया था कि उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है उसके मौके पे केशव प्रसाद मौर्य जी दिल्ली रहेंगे और पाठक जी गुजरात जाएंगे, मतलब कोई ना रहे वहां पे, ऐसी व्यवस्था योगी जी ने कर दी थी। लेकिन वो भी तत्काल वापस आ गए। तो ये जताता है कि टकराव बड़े लेवल पे चल रही है। तो उसी में ये है कि बाद में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में जो एक गंभीर मीटिंग भाजपा के कार्यालय पर लखनऊ में हुई है और अमित शाह जी ने लंबे टाइम तक वहां बैठ के बातें करी हैं, उसका जोश दिखाई देता है प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने। क्योंकि जब उन्होंने कानपुर में जाके भाषण दिया तो स्तुति गान उन्होंने मोदी जी का और दिल्ली का किया 1 घंटा, और एक बार भी योगी जी का नाम नहीं लिया। तो ये जताता है कि जो चाबी पहले दिन अमित शाह जी ने भरी थी, तो खिलौना तेजी से दौड़ रहा है। तो उसमें ये देखना होगा कि योगी जी इस सारे मामले को कैसे निपटाते हैं। हमें खबर ये भी आ रही है कि कुछ डील इस तरह की हुई है या प्रपोजल अमित शाह जी की तरफ से इस तरह का दिया गया है कि अब आप जो है दिल्ली की रक्षा कीजिए, आप दिल्ली आइए और यूपी जो है हवाले कीजिए कानपुर के। तो यूपी कानपुर के हवाले हो जाए और गोरखपुर दिल्ली आ जाए, इस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है। एक सेकंड आपने एक सांस में बड़ी झटकेदार बात कह दी। मतलब बात ये हुई है कि योगी जी दिल्ली चले जाएं, यानी केंद्रीय मंत्री बन जाएं, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कानपुर। कानपुर कौन है? कानपुर में तो सतीश महाना है। कानपुर में आपके दोस्त हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, उनको बना दिया जाए। आपने मेरा लड़ाई लड़ाई लड़ने के लिए, मोहरा बनने के लिए केशव प्रसाद मौर्य हैं, जिनको केपी मौर्य कहते हैं, और पर्ची जो खुलेगी वो ब्रजेश पाठक के नाम की खुलेगी। ऐसी चर्चाएं दिल्ली के गलियारों में चल रही हैं। और दूसरे जो बड़े बड़े ठाकुर नेता दिल्ली में बैठे हैं, उनको जल्दी से मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी है और उनकी जगह पे बाबा को बना दिया जाए। इस तरह की चर्चाएं दिल्ली में हैं। जी, आपको लगता है बाबा जिंदगी में नहीं जाएंगे रक्षा मंत्री बनने के लिए? बाबा कहेंगे या तो मैं गोरखपुर गया, वरना मैं लखनऊ में रहूंगा, और बाबा गोरखपुर गए तो भारतीय जनता पार्टी गई। क्योंकि जो हिंदुत्व का जो प्रचंड बहुमत में बाबा बैठे हैं, अब बाबा को हटा पाना इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी एक लॉबी तैयार कर लिया। खासतौर से क्षत्रिय लॉबी जो है वो पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ को अगर हटाते हैं तो विरोध में उतर जाएगी।
बाबा तो शेर की वो सवारी बन गए हैं कि कहते हैं ना कि शेर की सवारी बड़ा मजेदार होती है लेकिन खतरनाक होती है। जैसे ही शेर की सवारी उतरोगे शेर खा जाएगा। बाबा जो हैं अब ऐसे गले में अटके हैं कि कोई भी जना ये मानता है कि बाबा को लाख आप रक्षा मंत्री बना दो, गृह मंत्री बना दो, बाबा दिल्ली तो जाएंगे नहीं। उनको पता है कि बाबा दिल्ली गए तो इनको घेर घार के ऐसी फाइलों वाइलों पे साइन करा लेंगे कि बाबा का बुढ़ापा बड़ा खराब होगा। तो वो भी जानते हैं योगी आदित्यनाथ की उनके भी दांव पेच दिल्ली लॉबी के, गुजरात लॉबी के क्या हैं। तो मतलब उत्तर प्रदेश में आपका कहना ये है कि एक नया मोर्चा बन रहा है, नया मोर्चा खुल रहा है, और ये मोर्चा कब तक शेप ले सकता है? देखिए संजय जी, ये तो एक ऑफर दिल्ली की तरफ से किया गया है और जल्दी ही इसमें कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा। दूसरी जो बात आपने की है कि दिल्ली में उनसे कोई इस तरह की फाइल साइन करा के या इस तरह के मामले में उनको फंसाया जाए, उनको यूपी में रहते हुए भी फंसाया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। चर्चाएं चल रही हैं, कई कई कहानियां सामने आ रही हैं। जी जी जी, कई घोटाले घपलों की खबरें हैं और जांच पड़ताल वहां शुरू हो गई है। अभी हाल ही में एक इस तरह की भी खबर आई है कि ठेके पट्टे जो है अपनी बिरादरी के, अपने जो जातिवाद के हिसाब से बांटे गए हैं, उसकी भी चर्चा हो रही है। बाकी कई सारे, एक बहुत बड़ा आप ही बार बार जिक्र करते हैं अपने उसमें कि उसका जो खांसी वाली दवाई है उसका भी बड़ा चर्चा चल रही है, वो भी बड़ा घोटाला है। तो ये जो सारी चीजें चल रही हैं, तो बचेंगे तो वो वहां भी नहीं, अगर वहां रहेंगे उनका इलाज करने की पूरी पूरी कोशिश होगी। और तीसरा जो बड़ा हथियार है संजय जी, जिस पर मैं लगातार चर्चाएं करता रहा हूँ, चर्चा उसकी भी है लेकिन उतनी तेजी से मुझे चर्चा नहीं सुनाई दे रही है। लेकिन मेरे को शक तब हुआ जब मेरे को कहीं से थोड़ी सी झंझनाहट सुनाई दी कि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में अगर बांट दिया जाता है तो बाबा का भी इलाज हो जाएगा, मायावती जी का भी इलाज हो जाएगा, अखिलेश का भी स्वतः इलाज हो जाएगा। और उसके लिए भी अमित शाह जी ने कुछ लोगों को एक्टिव किया है जो बहुत दिनों से बर्फ में लगे हुए थे। कांग्रेस से आए हुए एक वरिष्ठ नेता संजय सिंह, उनको कहा है कि भाई आप अपना क्षेत्र मांगिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों को है कि मांग कुछ सुस्त पड़ गई है, जरा एक्टिव हो जाइए। तो ये धीरे धीरे लोग जो है, उधर भी कहा गया है झांसी में कि बुंदेलखंड की मांग जो है आवाज पहुंच नहीं रही है दिल्ली तक, उसको थोड़ा बढ़ाइए। तो आवाज के सुर अगर बढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि ये भी खेला हो सकता है। अगर बाबा ये चीज स्वीकार नहीं करते हैं तो बाबा को उत्तराखंड के सीएम जैसा बना दिया जाएगा। आप रहिए अपना 18 जिलों की, 18 लोकसभा की सीटों को रहिए और उखाड़ लीजिए जो उखाड़ना है। तो ये भी हो सकती है, इसको भी रायता बिखेरना कहते हैं कि अगर आप नहीं मानोगे हम भी रायता बिखेर देंगे। आप जो घूम रहे हैं 80 लोकसभा सीटों के मालिक बन के, हम 80 के नहीं 18 का बना देंगे आपको। तो दो तरीके और जो वो है प्रस्ताव हैं या काम करने का तरीका है या योजनाएं हैं, वो कई तरीके से चल रही हैं। अब क्या अंत किस योजना से होगा, क्या पटापेक्स होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी में संजय जी आप जानते हैं कि जब तक चीजें हो ना जाए तब तक पता कुछ नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चाएं लगातार चल रही थी, हमारे संजय जोशी जी ने भी नया कुर्ता बनवा लिया था, लेकिन वो बिहार से आ गए क्रांतिकारी। अब बात ये हो गई है कि वो 65 साल के हो गए हैं, क्या जो नई कार्यकारिणी बनेगी उसमें वो फिट बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि 45 साल पार्टी को बने हो गए हो, 45 साल के ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब उनको कहा गया है कि 35 से 55 के बीच के ही लोग बनेंगे, इसके ना ऊपर बनेंगे ना नीचे बनेंगे, तो वो फिट ही नहीं बैठ रहे हैं उसमें। तो अब तो मामला खराब ही हो गया उनका। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी में ना हो जाए हमारी चर्चाओं का कोई महत्व नहीं। जी, आप तो यूपी के 4 हिस्सों की बात इसलिए कर रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में आपका भी नाम चल जाएगा। आप भी बड़े मेरठ मंडल के आसपास में केपी मलिक का नाम सब जानते हैं। अच्छा, जब बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चल रही है तो जो कार्यक्रम तो उसमें संगीत सोम से नाराज क्यों हो गए थे मुख्यमंत्री? वो वीडियो वायरल हो रहा है कि संगीत सोम से का पीछे हटो। वो मामला क्या था कि वो जो पीछे हटने वाली बात की संगीत सोम से, वो इतनी किरकिरी क्यों करी सोम की उन्होंने? नहीं देखिए, संगीत सोम जी पिछले कुछ दिनों से बड़े हाईलाइटेड हैं, आपने देखा होगा उनको, कई सारी घटनाएं होगी और उनके गांव में ये घटना पीछे हुई थी। तो कहीं ना कहीं उनकी लगातार शिकायतें मुख्यमंत्री को लोग कर रहे थे। दूसरा क्या है कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो लगातार उनकी पुरानी चीजें निकाल के ला रहे थे कि भाई उनके कत्ल खाने हैं, ये हैं, इस तरह की चीजें। तो योगी जी को लग रहा था कि मेरे से बड़ा नेता यही बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे संगीत सोम जो है कत्ल खाने चला रहे हैं या कोई दूसरी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो डिमोशन नहीं है, वो प्रमोशन है।
तो योगी जी को मुझे लग रहा है योगी जी भी घबरा गए हैं कि मेरी तरह संगीत सोम भी तो बड़ा नेता नहीं बन रहा है ठाकुरों का, तो इसलिए उन्होंने उनको पीछे कर दिया। जैसे अमित शाह जी योगी को पीछे कर रहे हैं, जैसे मोदी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष को पीछे कर रहे हैं, ऐसे ही योगी जी ने भी संगीत सोम को पीछे कर दिया, मुझे ऐसा लगता है जी। हाँ, वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ कि चलो पीछे हटो, तो मतलब मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा कि संगीत सोम को इस तरह क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में जिस तरह जातियों की लड़ाई बढ़ रही है, क्षत्रियों के एकजुट हो जाने के बाद बैकवर्ड और दलित नाराज हैं, उधर पंडित जी लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, वो चोटी पकड़ के जो खींचा गया है उससे वो बड़े आहत हैं। उससे पहले जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने थे उन्होंने पंडित जी लोगों को हड़का दिया था कि इस तरह की बैठक जो कर रहे हैं ब्राह्मणों की, ये नहीं चलेगी। तो ब्राह्मण बड़े उखड़े हुए हैं। इन ब्राह्मणों की नाराजगी का हल क्या है? अगर ये तो कहा जाता है कि ब्राह्मण पे एक वोट हो, लेकिन बोल बोल के वो गांव का माहौल खराब कर देते हैं। ब्राह्मण थोड़ा माहौल तो बना देते हैं, ऐसी आमतौर पे कही जाती है ये बात। तो ब्राह्मणों की ये जो नाराजगी चल रही है, इसको मैनेजमेंट करने का बीजेपी के पास क्या प्लान है? क्योंकि परंपरागत वोट बीजेपी का ही है ब्राह्मण, और ब्राह्मण इस तरह मुंह फुला के नाराज फूफा की तरह बारात में बैठ जाएगा घर पे, तो परेशानी होगी। तो इसका विकल्प क्या है? नहीं संजय जी, उसी का तो मैंने बताया ना, ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व करते हैं। और दूसरी चीज ये देखिए, ब्राह्मण भले ही वोट में कम हो, भले ही वोट डालने जाए ना जाए, परसेप्शन बहुत अच्छा बनाता है, माहौल बहुत अच्छा बनाता है। अब वो जो विधायक हैं जिन्होंने पंचायत की थी, वो क्या कर पाएंगे, क्या उखाड़ पाएंगे, ये नहीं पता। लेकिन उन्होंने एक पंचायत करके माहौल तो उत्तर प्रदेश में बना दिया। शुरुआत तो वहीं से हुई थी और शुरुआत आज यहाँ तक आ पहुंची है। तो ये माहौल तो बनाना पंडितों का ही काम है, ब्राह्मणों का ही काम है। और देखिए, ये आज सारी चीजें, आप इसमें दूसरा पक्ष भी तो देखिए ना, कि आज हम और आप या दूसरे चैनलों पर बहस शंकराचार्य की हो रही है, विधायक जो ब्राह्मण समाज के हैं उनकी हो रही है। ये भ्रष्टाचार, ये शिक्षा का, ये रोजगार का, नौकरी का, कोई महंगाई का कोई चर्चा नहीं हो रही है। सड़कें बनती हैं, पे आज सड़कें बनती हैं, कल टूट जा रही हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, पर्चे लीक हो रहे हैं, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो परसेप्शन तो बहुत बढ़िया बना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी यही तो चाहती है कि चर्चा जो है धर्म की हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चमकेगा सनातन। सनातन को हमें पुरातन नहीं बनने देना है, उसको अध्यात्म आधुनिक बनाना है। तो आधुनिक तरीके से जो सनातन चल रहा है उसमें एआई का भी योगदान है। अब तो एआई का भी बड़ा योगदान चल रहा है ना। और नए नए, जैसे अब आजकल के बच्चे, मेरा बेटा पूछ रहा है कि पापा ये काल नेमी क्या होता है। अब काल नेमी उसको बताने के लिए फिर हमें पूरा रामायण बतानी पड़ती है, फिर रावण बताना पड़ता है, फिर उसके मामा बताने पड़ते हैं। हमें भी 90% पता है, सारा हमें भी नहीं पता, हमें भी पढ़ना पड़ता है। तो ये तो देखिए, ये तो धार्मिकवाद शुरू हो गया है। अब हमें उसमें जो है सनातन में जाना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी जाना पड़ रहा है। जो नहीं पढ़ना चाहते, जो नहीं जानना चाहते, उनको भी आपने काम दे दिया है कि धर्म पे विचार करिए और धर्म पे चर्चा कीजिए। ये इधर उधर की चर्चाएं छोड़ दीजिए। बटोगे तो कटोगे, तो बटना नहीं है। आपस में लड़ो कोई बात नहीं, लेकिन एक जगह रहो। ये माहौल उत्तर प्रदेश में और देश में बन चुका है। अब देखिए, अब 2029 में क्या होता है, 2027 में क्या होता है। अभी तो ये लीला चलेगी 2027 के विधानसभा चुनाव तक। नई नई चीजें संजय जी आपको देखने को मिलेंगी जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक साहब, आपने इसकी बातचीत की, मुझे बात बताई। धन्यवाद। ये थी केपी मलिक। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।